नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटीज़। जो जो पैसा बिजनेस ने पे करना है, पे अभी नहीं किया है, जो बिजनेस के सिर पर भार है, उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। और ये लायबिलिटीज़ दो तरह की होती है। पहली है इंटरनल लायबिलिटीज़। जो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को पे करना है, मींस प्रोप्राइटर को पे करना है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। और जो पैसा बिजनेस ने आउटसाइड पार्टीज को पे करना है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बिजनेस ने बिजनेसमैन के पैसे पे करने ही क्यों हैं? और इसका आंसर ये है कि इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स। बिजनेस पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इवन कि जो हम बुक्स लिख रहे हैं वो भी हम लिख रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो ट्रीट होता है एज अ लोन। तो इसलिए लोन तो पे करना पड़ेगा ही बिजनेस को। आमतौर पर बिजनेस को ये पैसा, बिजनेसमैन का पैसा पे करना पड़ता है जब बिजनेस बंद हो रहा होता है, उससे पहले नहीं। और दूसरा था हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। जो पैसा बिजनेस ने आउटसाइड पार्टीज को पे करना है, जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया है, वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी। या हमने किसी संस्था से लोन लिया है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या कंपनी ने अपने डिबेंचर बेचे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो आइए इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, डिबेंचर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की मैंने 3 टर्म लिखी है यहाँ पर। पहले लिखी है करंट लायबिलिटीज़, सेकंड लिखी है नॉन करंट लायबिलिटीज़, थर्ड लिखी है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। फर्स्ट करते हैं करंट लायबिलिटीज़। वो पैसा जो बिजनेस ने पे करना है विद इन 12 मंथ्स, उसको 12 महीनों के अंदर अंदर वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। एग्जांपल्स हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। मान लीजिए आपने सप्लायर से 1 लाख रुपीज़ का सामान लिया है, उसको कह के देखो कि जी मैं आपको पैसे दूंगा 5 साल बाद, वो आपको सामान देगा ही नहीं। हाँ, अगर आप उसको बोलोगे मैं आपको पैसे पे कर दूंगा 3 मंथ में या 6 मंथ में, तभी वो आपको सामान ले जाने देगा अपने शॉप से। तो इसलिए जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो हमारे क्या है, करंट लायबिलिटीज़। उनको पैसा जल्दी पे करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स ही। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार बैंक अपने अच्छे कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देता है कि आपका जितना बैलेंस है बैंक अकाउंट में, आप उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लो। और अगर हमने ये फैसिलिटी ली है तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो पैसा विड्रॉ किया है एडिशनल ज़्यादा अपने बैलेंस से, वो हमको वापस करना पड़ेगा विद इन अ शॉर्टर पीरियड। नेक्स्ट एग्जांपल है शॉर्ट टर्म लोन्स की। जो लोन हमने लिए हैं और उनको पे करना है 12 मंथ से पहले पहले ही, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज़। वो लायबिलिटीज़ जो बिजनेस ने पे करनी है आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। मीन्स ये पैसा हमने जल्दी पे नहीं करना, ये हमने 1 साल के बाद पे करना है नॉर्मली, इसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। एग्जाम्पल है इसकी बैंक लोन। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ और ये हमने 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर रिटर्न करना है बैंक को इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर हमने जो 5 लाख रुपया लिया था, कब वापस पूरा किया, 5 साल में, तो इसलिए ये बना हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ ही। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स। वो लोन्स जो हमने लंबे टाइम बाद ही पे करने हैं, नॉर्मली आफ्टर द 1 ईयर। नेक्स्ट है डिबेंचर्स। कंपनी जब उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो डिबेंचर बेच सकती होती है, और ये जब वो डिबेंचर से पैसा इकट्ठा करती है तो नॉर्मली इसको ये पैसा जल्दी रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये भी लंबे टाइम बाद रिटर्न करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब ये क्या लायबिलिटी है? वो लायबिलिटी जो बिजनेस को पे करनी पड़ भी जाए या ना भी पे करनी पड़े, it depends upon the happening of certain event that will arise in future। इसको पे करना है या नहीं पे करना है लायबिलिटी को, ये डिपेंड करता है फ्यूचर में होने वाली घटना पर। अगर वो घटना हमारी फेवर में हो गई तो हम नहीं पे करेंगे, अगर वो घटना हमारे फेवर में नहीं हुई तो हमको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पर क्लॉथ प्रोड्यूस होता है।
और वहाँ पर काम करते वक्त एक मजदूर का हाथ मशीन में आ गया और वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गया, उसका हाथ काटना पड़ा। और हमको ये पता चला कि उसने उस टाइम काफ़ी ड्रिंक की हुई थी, वो कॉन्शियस नहीं था, इसलिए उसका हाथ मशीन में आया था। बट उसने 1 वीक के बाद हमारी फैक्ट्री के खिलाफ केस किया कि मैं जी ऑन ड्यूटी पर था, इसलिए मेरे को मुआवजा दीजिए 5 लाख रुपीज़ का। हम नहीं मान रहे हैं उसके पैसा देने के लिए, और मान लीजिए अब ये केस चल पड़ा कोर्ट में, अब ये हमको 5 लाख रुपीज़ देने पड़ भी सकते हैं और शायद ना भी देने पड़े। अगर तो केस हमारे फेवर में आ गया, अगर वो साबित हो गया कि गलती उस एम्प्लॉय की है, तो हमको पैसा नहीं देने पड़ेंगे, तो हम लायबिलिटी से बच जाएंगे। अगर ये साबित हो गया कि जी वो एक जेन्युइन केस था, उसको पैसे देने बनते हैं, तो हमको पैसे ये पे करने पड़ेंगे 5 लाख रुपीज़। तो ये हमारा है एग्जाम्पल कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ का ही। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। जो पैसा बिजनेस को आना है अदर पार्टी से, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये पैसा बिजनेस को क्यों आना होगा अदर पार्टी से? क्योंकि उन अदर पार्टीज ने बिजनेस से सामान लिया होगा उधार पर। एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि बिजनेस के पास 2 कस्टमर आए, एक है ए, एक है बी। दोनों ने सामान लिया 2000 रुपीज़ का। दोनों ने यही बोला कि हम आपको पैसे पे करेंगे 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद। हमको लगा कि जो ए कस्टमर है ये डिसेंट है, अच्छा कस्टमर है हमारा, ये हमारे पैसे ख़राब नहीं करेगा, हमारे पैसे जरूर देकर जाएगा। हमने उसको जाने दिया, बोला चलो 1 महीने बाद पैसे दे जाना। वो हमारा बन गया डायटर। जो दूसरा कस्टमर है, हमको उस पर डाउट है, हमको लगता है ये थोड़ा एक्टिव है, हमारे शायद पैसे ना दे, इसलिए हमने उसको बोला कि आप यहाँ बैठिए 2 मिनट के लिए। हमने एक पेपर लिया, पेपर पर लिखा कि मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आप मेरे को 1 महीने बाद पैसे देंगे 2000 रुपये। डेट डाल दी और मैंने वो पेपर दिया बी को बोला इस पर साइन कर दीजिए। उसने पढ़ा और पढ़कर साइन कर दिए बी ने। तो अब वो जो हमारे पास पेपर आ गया है, अब बी हमारा डायटर नहीं रहा, हमारा ए डायटर है, बी हमारा अब डायटर नहीं रहा, क्योंकि बी हमको क्या दे गया है, एक पेपर दे गया है। उसको हम अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं बिल रिसीवेबल। और ये बिल से मतलब मैंने यहाँ पर पुट किया है 2000 रुपीज़ बिल रिसीवेबल के, 2000 रुपीज़ डाटा से लेने हैं, दोनों को जोड़कर बनता है टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। जो पैसा बिजनेस ने पे करना है, अभी पे नहीं किया है, जो पैसा पे करना है अदर पार्टीज को, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। और बिजनेस ने ये पैसा पे क्यों करना होगा? क्योंकि बिजनेस ने जरूर सामान लिया होगा उधार पर, सामान खरीदा होगा सप्लायर से। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपये सामान लिया सी से और 1 लाख रुपये सामान लिया है डी से भी। हमने सी और डी दोनों से 1 लाख रुपये सामान उधार पर लिया है। सी से जब हमने सामान लिया उसने कुछ नहीं बोला, हमने उसको बोला था आपको पैसे देंगे 1 मंथ के बाद। सी ने कहा ठीक है 1 मंथ पूरा होगा पैसे दे जाना। तो जो डी हमारा है सप्लायर, उसने बोला कि जी मेरे को आपका डाउट है, आप शायद मेरे पैसे नहीं दोगे, इसलिए डी ने अपने एक पॉकेट से पेपर निकाला, उस पर लिखा कि मैं आपको ऑर्डर करता हूँ। वो ऑर्डर किसको कर रहा है? बिजनेस को। अब हमें ऑर्डर कर रहा है कि मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप मेरे को 1 मंथ के बाद पैसे दे देना। और पेपर हमको पकड़ाया और बोला भाई साइन कर दीजिए। और यहाँ पर साइन कर दिए हमारे बिजनेस ने, यानी बिजनेसमैन ने। तो पेपर दे दिया फिर से डी को, और अब डी हमारा करेक्टर नहीं रहा, सी हमारा करेक्टर ही है, डी हमारा करेक्टर नहीं रहा। डी क्या बन गया अब? बिल पेबल। 1 लाख का बिल पेबल, 1 लाख करेक्टर, टोटल क्या बन गया फिर? ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट टर्म हमारी है इक्विटी। इक्विटी के 2 मीनिंग है, नैरो मीनिंग और ब्रॉडर मीनिंग। नैरो मीनिंग में सिर्फ क्लेम आता होता है बिजनेसमैन का, जो पैसा देना है हमने बिजनेसमैन को, उसको हम मानते होते हैं इक्विटी। बट ब्रॉडर मीनिंग में टोटल क्लेम्स, वो सभी पैसा जो पे करना है बिजनेसमैन को भी और आउटसाइड पार्टीज को भी, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडर मीनिंग में इक्विटी। यहाँ लिखा मैंने ऑनर्स इक्विटी, आउटसाइडर इक्विटी, ये बनाती है ब्रॉडर मीनिंग वाला ही। एक चीज याद रखना, इक्विटी हमेशा बराबर होती है एसेट्स के। इक्विटी लिखा मैंने यहाँ पर ऑनर्स प्लस आउटसाइडर्स, ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स रह गया। अगर हो ऑनर्स इक्विटी, वो होती है हमारी टर्म कैपिटल, क्योंकि जो पैसा लगाया है मालिक ने, ऑनर्स इक्विटी मीन्स ऑनर मीन्स बिजनेसमैन, उसका पैसा वो बन गया कैपिटल।
आउटसाइड इक्विटी क्या होती है, जो पैसा बाहर के लोगों को देना है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चाहे लायबिलिटीज भी इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल मैंने सी लिखा है, लायबिलिटीज को मैंने एल लिख दिया, इक्वल टू एसेट्स को मैंने ए लिख दिया। इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। वो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंस, वो कॉस्ट जिसका संबंध एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के साथ हो, जिसका बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा उस करंट ईयर के लिए ही, ना कि फ्यूचर ईयर के लिए, ना कि नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर का ही एक हिस्सा है which has been consumed during the current accounting period, जिसको हमने कंज्यूम या यूज कर लिया है इस काउंटिंग पीरियड, करंट काउंटिंग पीरियड में ही, टू अर्न रेवेन्यू, ताकि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए हमने वो एक्सपेंस किया है। दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट, इनको हम एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते होते हैं। एग्जाम्पल है सैलरी, वेजेस, रेंट, स्टेशनरी, कमीशन, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, पेड एटसेट्रा। आगे है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की टाइप्स क्या हैं, मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स ली हैं। पहले लिखी है प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फोर्थ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए पहले करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो खर्चा जो बिजनेस ने एडवांस में पे कर दिया है, यानी कि हमने वो खर्चा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करना था बट हमने इस करंट ईयर में पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए हम देते हैं सैलरीज अपने वर्कर्स को, हमारे पास एक वर्कर आया कटप्पा और कहता है कि जी मेरे को आप अप्रैल 2021 की जो सैलरी है अभी दे दीजिए एडवांस में, और मान लीजिए बुक्स हमेशा होती है बंद हमारी 31 मार्च को। इस हिसाब से अभी तो जो अप्रैल का मंथ है अगला वो तो आने वाला है और वो सैलरी हमसे पहले ले रहा है। अगर मान लीजिए हमने अप्रैल 2021 की सैलरी 31 मार्च को ही दे दी है अपने एम्प्लॉय को, तो ये हमारा एग्जांपल है सैलरी पेड इन एडवांस या प्रीपेड सैलरी की, और ये बैलेंस शीट में आएगा अंडर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस जो है तो इस साल के ही, जो खर्चा अराइज हो गया है, इनकर हो गया है, मीन्स अराइज हो गया है, बट हमने अभी पे नहीं किया, अभी टाल दिया, पेमेंट नहीं की है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल वही लोग सैलरी वाली ही, मान लीजिए 31 मार्च आ गई है, हम सैलरी दे रहे थे, हमारे पास वर्कर आया कहता है कि मेरे को सैलरी दीजिए मार्च मंथ वाली, मैंने महीना पूरा कर लिया है, बट हमने उसको बोला कि आपको पे मिलेगी 1 महीने बाद, हमारे पास फंड नहीं है, अभी पैसा नहीं है, तो अभी इस टाइम जो हमने मार्च मंथ की सैलरी देनी है अपने वर्कर को मार्च 21 की, इसको हम बोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, और यह जाएगा हमारा बैलेंस शीट में अंडर करंट लायबिलिटी हेड में। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो खर्चे जिनका संबंध है प्रोडक्शन के साथ, उत्पादन के साथ, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री कौन सा प्लेस होता है जहां पर उत्पादन हो रहा होता है, जिस जगह पर, वहां पर जो खर्चे हो रहे हैं फैक्ट्री लाइटिंग के, फैक्ट्री इंश्योरेंस के, वो आएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही, क्योंकि इनका संबंध किससे है, उत्पादन के साथ ही। अगर ये खर्चे हम नहीं करेंगे वेजेस वाले, फैक्ट्री रेंट वाले, फैक्ट्री लाइटिंग वाले, तो हमारी उत्पादन नहीं हो पाएगी। कैरी इनवर्ड। नेक्स्ट है ऑक्ट्रॉय, चुंगी पड़ गई रास्ते में। मोटिव पावर, जो मशीन मान लो वो चल रही है, क्यों चलेगी, अगर मोटिव पावर बिजली होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी उस प्लांट में। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट। नेक्स्ट है फोर्थ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जिनका संबंध है हमारा सेल्स के साथ, या जो खर्चे हमारे सेल के टाइम हो रहे हों, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सैलरी, ऑफिस रेंट, आ गया वर्ड यहाँ पर ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, वो आएंगे हमारे फोर्थ कैटेगरी में ही। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कैरी आउटवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। एनी पेमेंट मेड बाय बिजनेस टू गेट और रिसीव सम बेनिफिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जब कभी भी बिजनेस कुछ पेमेंट्स करता है, कुछ पैसे खर्च कर रहा है ताकि उसको कुछ बेनिफिट्स मिल सके उस खर्च किए पैसों से, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर की 2 टाइप्स हैं। पहली है रेकरिंग एक्सपेंडिचर या रेकरिंग पेमेंट बोल लीजिए, दूसरी है नॉन रेकरिंग पेमेंट। जब हम
कोई पेमेंट बार बार कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रेकरिंग पेमेंट। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज की हैं, या हमने सैलरी की पेमेंट की है, या हमने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है। जो खर्चे हम डेली बिजनेस में कर रहे हैं, रूटीन लाइफ में कर रहे हैं, वो आते हैं हमारे रेकरिंग पेमेंट में। दूसरा है नॉन रेकरिंग पेमेंट्स। वो पेमेंट्स जो बिजनेस कभी कभी करता है, वो रेगुलरली नहीं कर रहा, कभी कभी करनी पड़ रही हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग पेमेंट। जैसे कि बिजनेस ने प्लांट खरीदा है, मशीन खरीदी है, एसेट्स को खरीदी है, वो आएगा हमारा नॉन रेकरिंग पेमेंट में। या उसने अपने किसी एसेट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए खर्च कर दिया है, वो भी आएगा हमारा नॉन रेकरिंग पेमेंट में ही। और एक्सपेंडिचर की 3 टाइपें ली हैं मैंने यहाँ पर। पहली है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए इनको भी करते हैं डिटेल में। पहली है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर बिजनेस बार बार कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे आप उसको कह लीजिए रेकरिंग पेमेंट्स भी या रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी। एक्सपेंडिचर मेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, एड पे किए हैं, दे आर रेकरिंग इन नेचर। सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर कभी कभी हो रहे हैं, बार बार नहीं हो रहे, उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। जब हम खरीदते एसेट्स उस टाइम हमारा हो रहा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ही। Here benefit will be derived in future for longer period। यहाँ पर अब जो पेमेंट हम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमको लंबे टाइम के लिए मिलेगा। They are non recurring in nature। एग्जाम्पल है जैसे लैंड खरीदा है। सी पार्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर दिए हैं और इसका बेनिफिट बिजनेस को सिर्फ करंट ईयर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर्स में भी मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया एड्स पर, एडवर्टाइजमेंट्स पर। मान लीजिए उसने खर्चा कर दिया 5 लाख रुपीज, और ये खर्चा उसने इसलिए किया होगा कि या तो उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ले गया आ रही कंपनी, तो या फिर उसका होगा उद्देश्य कि वो अपनी सेलों को बूस्ट करे, इसलिए वो उसने एड्स पर खर्च कर दिया मान लीजिए 5 लाख रुपीज। और यहां पर मान लीजिए उसको ये एड्स पर किया खर्चा जो है बेनिफिट मिलने जा रहा है 5 साल के लिए। तो यहां पर फिर जो करंट ईयर है इसमें हम डालेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 5 बन गया 1 लाख रुपीज बनेगा हमारा इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो बाकी बैलेंस बचा है 5 लाख माइनस 1 लाख, ये बचा 4 लाख रुपीज, ये हमारा बन जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि 5 लाख में से जो 1 लाख रुपया है उसका बेनिफिट तो हमको करंट ईयर में हो रहा है, जो बाकी 4 लाख रुपीज है उसको हमको बेनिफिट मिल रहा है नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो ये बन गया हमारा 4 लाख रुपीज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स लॉट।